हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा 7 जुलाई के दिन आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और आज से हम जो आपका पेपर 2 एसएसटी है उसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना होगा तो जीके गुरुजी अड्डा ऑफिशियल टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी बिना किसी पैसे की। देखिए, ये एक पासिंग एग्ज़ाम होता है और मेरे हिसाब से हर भाई को जो भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं उनको फ्री कंटेंट देना चाहिए, इसका कोई चार्ज नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से जो भी सहयोग बन पड़ेगा मैं सहयोग आप सबका करूँगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और समझते हुए क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, क्वेश्चन का लेवल मैंने कठिन रखा है, तो आप लोग बहुत ही जो है थोड़ा सा एक्टिव होकर के समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। वो दो चित्र बना रही है, एक महिला जिसको नर्स बना रही है, एक पुरुष जिसको वैज्ञानिक बना रही है। इसके पीछे का उससे जब कारण पूछा जाता है तो उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं। और किस कारण होती हैं? क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। अब आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है। क्या ये जेंडर स्थिरता है? नहीं, ये जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा है, बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ रूढ़िबद्ध धारणा क्या है। रूढ़िबद्ध धारणा एक ऐसी धारणा है, अगर मैं आपसे बात करूँ तो किसी के बारे में पहले से ही कोई छवि बना लेना, ये इस काम को नहीं कर सकता है, वही रूढ़िबद्ध धारणा होती है, ठीक है। यहाँ महिला के बारे में एक धारणा पहले से बन गई है कि वो तकनीकी वस्तुओं में काम करने में सक्षम नहीं है, तो पहले से है, या किसी के बारे में पहले से बना लिया गया विचार ही रूढ़िबद्ध धारणा कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। कह रहा है, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि सर्वश्रेष्ठ होगी? बच्चों को चुनाव के संबंधित जानकारी देना है। तो आपको अगर चुनाव के बारे में अगर बच्चे को कोई चीज़ सिखाना है तो आपको वो ऑप्शन देखना पड़ेगा जहाँ पर बच्चा प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को सीख सके। आइए ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थी को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना। बच्चा सर्वे करके क्या सीखेगा, आप मुझे ये बताइए। सर्वे करके वो कुछ सीख सकता है? नहीं। जहाँ वो प्रत्यक्ष रूप से एक्टिव हो, कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के चुनाव का आयोजन करना बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए क्लास है, इसमें 60 बच्चे हैं, अब मॉनिटर चुनना है तो सभी बच्चों से कहा गया कि आप लोग जो है इसमें 2 कैंडिडेट मॉनिटर के रूप में खड़े हैं और उनके नाम की पर्ची बना करके आप लोग एक बॉक्स रखा है, इस बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। अब 60 बच्चों ने क्या किया, सब उन दोनों में से सबको अपनी अपनी पर्ची दी। अब जिसके नाम की पर्ची ज़्यादा निकली वो जीत गया। इस तरीके से बच्चों को चुनाव प्रक्रिया की समस्त भूमिकाओं को आसानी से समझाया जा सकता है। तो जहाँ बच्चा करके सीखता है वो सबसे अच्छा तरीका होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। कह रहा है, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों या चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास क्या होगा? जवाब देना है आपको, जल्दी से क्या होगा इसका राइट जवाब आप लोग दीजिए। देखिए, बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना, व्याख्यान एवं सेमिनार, ये तो बिल्कुल गलत है। छोटे बच्चों को व्याख्यान से कोई मतलब नहीं है। आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों के समूह पर चर्चा करना ये भी गलत है। और पाठ्य पुस्तक पठन ये तो करना ही करना है। तो इसमें अब आप सही तरीका आपका हो जाएगा, उनको बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा, यही पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं?
विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थियों के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषय अनुकूलन का उत्तर देने की क्षमता को प्रदर्शित करता है? आपको विभिन्न उत्तरों में से सही उत्तर का जवाब देना है। बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा चौथे का। ठीक है, लोकतंत्र से संबंधित है, आपको इसका राइट जवाब देना है। कह रहा है लोकतंत्र सरकार के संचालन को प्रभावित करने अथवा कुछ मुख्य तत्व, जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान, समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। क्या पहला वाला राइट जवाब होगा इसका? बताइए। तो हम कहेंगे नहीं। मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। ठीक है, आगे देखते हैं। चुनाव में मतदान द्वारा, केवल मतदान द्वारा नहीं। लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। इससे भी हमारे इस प्रश्न का सूटेबल आंसर नहीं मिलेगा। हमारे प्रश्न का सूटेबल आंसर है 2, मतदान, धरना, रैली और सामाजिक आंदोलन के द्वारा हम लोकतंत्र में भागीदारी कर सकते हैं। आपसे पूछा है लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं, तो मतदान दे करके कर सकते हैं, धरना दे करके कर सकते हैं, रैली निकाल करके कर सकते हैं और सामाजिक आंदोलन के द्वारा कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर आपका यही होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर आपको विचार करना है और इसका राइट जवाब देना है। क्या होगा? तो चलिए 5वें नंबर पर चलते हैं और 5वें का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? मतलब 3 में सफल होगा, 1 में असफल होगा। उसी आंसर को आपको जवाब में देना है। तो जो सही होगा वो गलत हो जाएगा। साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं, बिल्कुल सही। और मैंने बताया ना असफल की बात किया है, तो जो सही है वो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहते हैं, ये भी सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में लगते हैं, ये भी सही है, ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा है 4, ये आपका सही होगा। अब आइए देख लेते हैं क्या है। साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार हैं जो सप्ताह में किसी दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिलों पर जो है दुकानें होती हैं। तो यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? आपसे जो क्वेश्चन पूछा था समझ में आया ना कि साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में अंतर क्या है। ठीक है, और नीचे कहा था कि विद्यार्थियों ने कुछ उत्तर दिए हैं और किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है, तो इसी में वो असफल दिख रहा है। याद रखिएगा, चौथा इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 6वें क्वेश्चन पर। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं, यदि पृथ्वी ठीक है सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? इसका आपको राइट जवाब देना है। तो बताइए 6वें का राइट जवाब क्या होगा? बताइए जल्दी से। सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी में चलते हैं, बिल्कुल पहला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। 7वें पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 7वें का आपको राइट जवाब देना है। कह रहा है सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य या प्रमाण को निरूपित करते हैं, बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। आगे ऑप्शन पर आपको जाना ही नहीं है। 8वें पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 8वें का आपको राइट जवाब देना है। कह रहा है कि
ए सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, आनुभविक और सत्यापनीय है, बिल्कुल सही है। इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है, बिल्कुल सही है। तो आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों आपके सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 9 आपका कूट से संबंधित है। पहले इसको पढ़िए। मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित मिलान कीजिए और सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो 9 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा जल्दी से बताइए। 9 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा, ठीक है। चलिए, तोमर का समय कब से कब तक है, जवाब दीजिए जल्दी से। तो तोमर का समय है भैया आरंभिक से 12वीं शताब्दी तक है, ठीक है। अनंगपाल का समय कब से कब तक है, तो अनंगपाल 1130 से लेकर के 1145 तक उसका समय माना जाता है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का समय कब से कब तक माना जाता है, तो पृथ्वीराज जो चौहान है आपका, चौहान जो पृथ्वीराज चौहान है उसका समय कब से कब तक माना जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान लगा लेंगे तो चौहान आपको आ जाएगा, जल्दी से बताइए। पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192, तो चौहान का 1165 से 1192 हो जाएगा। तो बना क्या, हमने देखा जो हमारा उत्तर बन रहा है वो बन रहा है 3 4 2 1, 3 4 2 1। आइए देखते हैं 3 4 2 1 किस में है। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपका दूसरे में है, दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। प्राचीन तमिलनाडु में, ठीक है, की बस्तियों को उर कहते थे, किसकी बस्तियों को उर कहा जाता था। 10वें का आपको राइट जवाब देना है। तो वो जो खेतिहार या किसान हैं उन्हीं की बस्तियों को उर कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है, अब देखिए फिर मैचिंग है, कूट भी देख लीजिए आप लोग, पहले कूट देख लीजिए फिर हम चलते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। 11 का राइट जवाब आपको देना है, क्या होगा तो जल्दी से बताइए। फर्रुखसियर का क्या होगा, जल्दी से बताइए। फर्रुखसियर का क्या होगा, जल्दी से राइट जवाब दीजिए आप लोग, जल्दी से राइट जवाब दीजिए, क्या होगा फर्रुखसियर का, जल्दी से बताइए। तो भैया फर्रुखसियर का क्या होगा, इसका आपको राइट जवाब देना है, जल्दी से। चलिए मैं मिलवाता हूँ। फर्रुखसियर का क्या हो जाएगा, तो फर्रुखसियर का आपका हो जाएगा 1713 से 1719। शाह आलम द्वितीय का क्या हो जाएगा 1759 से 1816। अहमद शाह का क्या हो जाएगा, तो अहमद शाह का हो जाएगा आपका 1748 से 1754। और फिर जो है आपका आलमगीर द्वितीय का हो जाएगा, जो बचा है 1754 से 1759, ठीक है। चलिए तो इसका राइट जवाब 11 का क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। तो 11 का राइट जवाब क्या बनेगा, 2 1, ठीक है, 2 1 4 3, 2 1 4 3। चलिए देखते हैं, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये 3 होगा, तो ये आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, उत्तराधिकार की सहदायत प्रथा का क्या अर्थ है, आपको राइट जवाब देना है। तो सहदायत प्रथा का क्या अर्थ है बताइए। तो इसका राइट सा जवाब होता है सभी पुत्रों के बीच में अपनी विरासत का विभाजन कर देना, यही सहदायत प्रथा कहलाती थी। मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है, तो अभंगम के नाम से उनको जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 14 कह रहा है मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में कथनों को पढ़िए और उपर्युक्त विकल्प का चुनाव आपको करके बताना है सही आंसर। 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया, बिल्कुल सही।
इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। बी भी आपका सही है। तो ए और बी दोनों आपके सही हैं। ऑप्शन देखते हैं तो पहला वाला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो जल्दी से बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा? तो वो होगा आपका बेवड़। क्या होगा? बेवड़ होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 क्या कह रहा है देखते हैं। 16 कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ए और बी कथन को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। चलिए 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीकों जैसे किताबों, अखबारों, पत्रिकाओं, पर्चे छपना आदि का विकास हो रहा था। ये भी सही है। दोनों ए और बी सही है और बी ए की व्याख्या भी करता है। तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 17 पर चलते हैं और इसका राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए जल्दी से 17 नंबर को पढ़ते हैं और 17 नंबर का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। बिल्कुल सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। तो बताइए क्या ये कथन सही है? इनके पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। बिल्कुल सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है ए और आर को पढ़िए और उसके बाद आप राइट जवाब दीजिए। कह रहा है कि ई.वी. रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। बिल्कुल सही है। उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ये वाला भी राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 19 पर चलते हैं। किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था? 19 का आपको राइट जवाब देना है। वो कौन था? मौलाना आज़ाद थे। इन्होंने ही इसका विरोध किया था। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसका राइट जवाब देना है। बताइए क्या होगा? 20 का आपको राइट जवाब देना है। क्या होगा? जल्दी से आपको 20 का राइट जवाब देना है। ठीक है, चलिए। मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ। जवाब देना है आपको। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था। इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिएगा, पहले ही मत लगाइएगा, पहले पढ़ लीजिएगा। पूछा सही नहीं है तो मई 1857 में विद्रोह का आरंभ हुआ, ये तो सही है, तो ये गलत हो जाएगा। सिपाही और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया, सही है, तो गलत हो जाएगा। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था। ये दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा वाला, केवल 2। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 21 पर। इसका राइट जवाब ढूंढते हैं क्या होगा। 21 कह रहा है कि सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। बताइए सहायक संधि के संदर्भ में क्या कथन सही है? जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। कह रहा है भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र शस्त्र सेना रखने की अनुमति थी, नहीं थी भैया। अंग्रेजों से पूछकर ही वे सेना रख सकते थे और विदेशी संबंध स्थापित कर सकते थे। दोनों काम अंग्रेजों से पूछकर करना होगा। भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। तो बी सही है। तो ए गलत और बी सही है। तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे कुछ युग्म दिए गए हैं और आपको मिलान करके बताना है। कह रहा है कि उपर्युक्त में कितने युग्म सही सुमेलित हैं? जो सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो सही सुमेलित कितने हैं बताइए। यूरेनस जो है वो
कितने जो है समय में अपने अक्ष पर घूमता है, इसका आपको राइट जवाब देना है। तो जो यूरेनस है भैया वो अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में घूम जाता है, ये सही है। ठीक है, जो गलत है वही आपको बताना है। और अगर आपसे पूछे ये सूर्य के चारों ओर, तो 84 साल में ये सूर्य के चारों ओर घूमता है, ये भी आपको याद रखना है। नेपच्यून अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट में घूम जाता है, जबकि सूर्य के चारों ओर पूछ ले तो ये 164 साल में घूमता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए शनि के बारे में पूछ रहा है, तो शनि कितने समय में घूमता है? ये घूमता है अपने चारों ओर जो है 10 घंटे 40 मिनट में अपने अक्ष पर घूम लेता है। तो ये 25 घंटे नहीं होगा, ये 10 घंटे होगा, याद रखिएगा। तो ये दो सही सुमेलित हैं, ये वाला गलत सुमेलित है। इसका सही जवाब होगा 10 घंटे 40 मिनट। और अगर पूछे ये सूर्य के चारों ओर, तो ये सूर्य के चारों ओर 29 साल और 5 महीने में ये सूर्य के चारों ओर घूमता है, याद रखिएगा। और मंगल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो मंगल जो है अपने अक्ष पर जो घूमता है वो 9 घंटे में नहीं, 1 दिन में घूमता है, याद रखिएगा। या 24 घंटे आप कह सकते, 1 दिन लेगा वो घूमने में। और सूर्य के चारों ओर 687 दिन लेता है, याद रखिएगा। मंगल सूर्य के चारों ओर 687 दिन लेता है, तो ये भी गलत है। केवल 2 आपके सही जो हैं युग्म सुमेलित हैं, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा केवल 2। ठीक है, ये 2 वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 23 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको जवाब देना है कौन सा कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। ठीक है, गलत। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर के गुजरती है, तो ये दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, यही सही है। ठीक है, चलिए कह रहा है ए और आर को पढ़िए और आप इसका सही जवाब दीजिए। 24 का राइट जवाब क्या होगा? कह रहा है कि क्वेश्चन को पहले और देख लेते हैं। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों की बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 पर चलते हैं। कह रहा है जब हम एक भारतीय शहर से जापान की जो राजधानी टोक्यो है, जो 130 डिग्री 45 मिनट पूर्व की ओर यात्रा करते हैं, तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे? शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर दें, तो 25 का राइट जवाब क्या होगा? ये हो जाएगा भैया लगभग 4 घंटे। कितना? लगभग 4 घंटे हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और वो 4 घंटे अर्जित नहीं करेंगे आप, 4 घंटे आप गंवाएंगे, उसको क्या करेंगे? गंवाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज हैं। 26 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा? तो जल्दी से बताइए, 26 का राइट जवाब दीजिए। कौन कौन से महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज हैं? तो आपका मैग्नीशियम है और सिलिका है, एल्युमिनियम और निकेल नहीं है। तो ए और सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो ए और सी कहाँ है? ए और सी आपका तीसरे में है, याद रखिएगा। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ आपका ये सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। देखिए हमने 26 क्वेश्चन कुल करवाए आपको। क्वेश्चन के लेवल थोड़ा कठिन थे, इसी स्तर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइएगा जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।